देखिए, पुलिस एक्ट में आपका जो सेक्शन चल रहा था, 8 आपका शुरू किया गया था। यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 पढ़ाई जा रही थी। जो पहला आपको देखना है 8 में, आपका वो देखना है कि 8 की पूरक धारा या सप्लीमेंट्री अगर सेक्शन पूछे तो 8 का जो सप्लीमेंट्री सेक्शन अगर पूछ ले, ऐसा भी क्वेश्चन इस समय आ रहा है, तो 28 मारना है। यानी कि जो धारा 28 है, वह धारा 8 की आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन है, पूरक धारा है। बात है 28। देखिए नोट में 29 लिखा तो है, नोट्स में भी। धारा 8 की पूरक धारा 28 है। सेक्शन 8 में जो आपका प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती होता है तो ऐसी दशा में उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि जब वह व्यक्ति पुलिस बल का सदस्य न रहे, यानी कि इस्तीफा दे दे, यानी कि रिजाइन दे दे, या टर्मिनेट या बर्खास्त कर दिया जाए, या आपका उसकी सेवा समाप्त कर दी जाए, तो उसका कर्तव्य है कि वह वरिष्ठ अधिकारियों को यह सर्टिफिकेट रिटर्न कर दे, वापस कर दे। अगर ऐसा व्यक्ति वापस प्रमाण पत्र नहीं करता तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। यानी कि इसके लिए आपका विभागीय दंड नहीं, अब ये न्यायिक दंड दिया जाता है। यानी कि सेक्शन 28 और 29 जो बताया जाएगा, उसमें विभागीय दंड की बात नहीं कही गई है, वह न्यायालय दंड देता है। माने ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा होगा, न्यायालय में मुकदमा चलेगा, और यदि न्यायालय यह पाता है कि यह प्रमाण पत्र वापस करने में उपेक्षा बरता है, लापरवाही बरता है, या वापस किया ही नहीं, तो ऐसी दशा में सेक्शन 28 के तहत ऐसा पुलिस अधिकारी दंड का भागी होगा। सजा भी याद रखनी है, कितनी सजा है आपका, 6 माह का कारावास या 200 रुपया जुर्माना, या दोनों। भाई रट करिए जाना है, फिर एक बार देखिए। 6 माह का कारावास, ये पूछ सकता है, पूछा भी गया है, 200 रुपया तक का जुर्माना, या दोनों। अब आइए अगला क्वेश्चन इसमें जो आपका बन सकता है कि किन प्राधिकारियों को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, तो स्पष्ट सेक्शन 8 में एक सेक्शन और समाहित है। जैसे आप लोग आईपीसी पढ़ते हैं, तो जितने प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि आप प्राइवेट डिफेंस में जितनी बातें पढ़ते हैं, उसमें एक सेक्शन आईपीसी का 99 समाहित रहता है। यानी कि जब भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज करिए तो आईपीसी के सेक्शन 99 की सीमा का पालन करिए। उसी प्रकार सेक्शन 8 में यह प्रावधान है कि जो प्राधिकारी सेक्शन 4 के तहत दिए गए हैं, उनको प्रमाण पत्र दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ एक नया ये बन सकता है कि किन अधिकारियों को प्रमाण पत्र की देने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला आपका अगर सेक्शन वाइज दे तो आपका सेक्शन होगा कि जिन प्राधिकारियों का उल्लेख सेक्शन 4 में किया गया है। हो सकता है बहुत अंदर अगर जाए तो सेक्शन 4 के प्राधिकारियों को पूछ ले, तो फिर एक बार हम उसको बताते हैं कि कौन कौन सेक्शन 4 में अधिकारी हैं। देखिए पहला है पुलिस महानिदेशक, यानी कि डीजीपी, यानी कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, शॉर्टकट में डीजीपी कहा जाता है। फिर एक बार इस पर याद रखना है, पूछा भी गया है कि पुलिस महानिदेशक का पद कब सृजित किया गया यूपी में,
तो 1984 ये रट कर जाना है 1984 में। दूसरा है आपका पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी आपका। तीसरा उप पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी। चौथा उप पुलिस महानिदेशक यानी कि आपका ये यानी कि जो सब डीजीपी होते हैं, एसडीजीपी हम कह सकते हैं। सहायक पुलिस महानिरीक्षक यानी कि इसको असिस्टेंट कहते हैं, असिस्टेंट आईजी। और आपका और सहायक पुलिस महानिदेशक यानी कि असिस्टेंट डीजीपी। तो इन प्राधिकारियों को नियुक्ति पर प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि प्रमाण पत्र कौन देता है, तो ये भी रट कर जाइएगा। प्रमाण पत्र कौन दे सकता है, तो आपका दो प्राधिकारियों का नाम दिया गया है, एक पुलिस महानिदेशक, दूसरा पुलिस महानिरीक्षक या इनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी। तो मॉडल देखिए आपका कैसे यहाँ सेक्शन 8 पर बन सकता है कि प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन जवाब रहेगा दोनों के द्वारा। अगर आपका फिर क्वेश्चन बने दूसरा मॉडल कि प्रमाण पत्र दिया जाता है आपका पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी, या तीसरा ऑप्शन देगा पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा और उपर्युक्त सभी। तो अगर ऐसा मॉडल आए तो आप उपर्युक्त सभी मारेंगे। इसी तर्ज पर आपका एक दो क्वेश्चन और निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलवाता है, तो इसी आधार पर चलेगा आपका संविधान में भी कि या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। इसके बाद हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति। तो फिर बैक होइए सेक्शन 8 में कि प्रमाण पत्र किसके द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है, तो आईजी, आपका डीजीपी या इनके द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत या अथराइज किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा। भाई याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसके बाद आपका ये आया कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया गया है उसका अब प्रमाण पत्र अगर कोई पुलिस अधिकारी धारण करता है तो उसका इफेक्ट पूछ सकता है कि जिस व्यक्ति को प्रमाण पत्र दे दिया गया तो प्रमाण पत्र का क्या प्रभाव होगा। तो तीन शब्द याद रखिएगा भाई। पहला प्रभाव ये होगा कि ऐसे पुलिस अधिकारी में पुलिस अधिकारी की शक्तियां वेस्टेड हो जाएगी, यानी कि पावर निहित हो जाएगा। दूसरा, पुलिस के कृत्य निहित हो जाएंगे और पुलिस के प्रिविलेज यानी कि छूट कहिए या विशेषाधिकार भी उसमें निहित हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति सर्टिफिकेट पा लिया उस व्यक्ति में पुलिस के क्या क्या समाहित हो जाएगा, तो पुलिस के जो पावर हैं यानी कि जो पुलिस की शक्तियां हैं वे वह समाहित हो जाएंगी। बैठिए वहीं बैठे थे। पुलिस की शक्तियां समाहित हो जाएंगी। अब पुलिस की क्या शक्तियां हैं आगे बताया जाएगा। और तमाम 10-12 कानून भी जोड़ना है, उसमें मुख्य रूप से सीआरपीसी भी आपको जोड़नी पड़ती है। इसके बाद पुलिस के कार्य क्या हैं वो भी थोड़ा आगे अभी सेक्शन में आएगा, बताया जाएगा। और पुलिस को प्रिविलेज क्या है, तो विशेषाधिकार भी कई प्रकार के हैं। अगर आप विशेषाधिकार को देखते हैं तो सीआरपीसी की कम से कम 2 सेक्शन आप पढ़िएगा। एक
132 और दूसरा 197। दो सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रिविलेज में सीआरपीसी के दो सेक्शन ऐड करना है, एक 132 और एक 197। 132 में है कि अगर कोई पुलिस वाला दंगा बलवा या अनलॉफुल असेंबली यानी कि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग करता है, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ मुकदमा करने की परमिशन न दे दे, तब तक एफआईआर उसके खिलाफ नहीं होगा। ये छूट है, आपका प्रिविलेज है। और इसके बाद आपका कांग्निजेंस में भी प्रिविलेज है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऑन ड्यूटी कोई अपराध किया है, तो तब तक न्यायालय संज्ञान या कांग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए परमिशन न दे दे। तो आपका 197 में अंदर से सीआरपीसी में पूछा जाता है कि किसको प्रोटेक्शन दिया गया है। उसमें देता है कि न्यायाधीश को, मजिस्ट्रेट को, लोक सेवकों को, उपर्युक्त सभी को। तो आपका जवाब रहेगा सभी को, क्योंकि न्यायाधीशों को भी इस माने विशेषाधिकार हैं, प्रोटेक्शन कहिए, संरक्षण। आपका मजिस्ट्रेटों को भी, और आपका पब्लिक सर्वेंट चाहे यूनियन का हो या स्टेट का। अगला देखिए, अब ये समस्या आई कि प्रमाण पत्र जब भी पढ़िए तो ऐसी दशा में आपका एविडेंस की और एक धारा जोड़िएगा। आपका बताया जाएगा, वो तो एविडेंस में आ गए। और वह एविडेंस की जो आपको धारा जोड़नी है वह आपका 91। पहले 91 को थोड़ा कवर करिए। देखिए 91 साक्ष्य अधिनियम की कहती क्या है। आपका 3-4 सिद्धांत पूछा जाता है। पहला आपका पूछा जाता है कि सिविल मामलों की बैकबोन कौन है या रीढ़ की हड्डी एविडेंस की किस धारा को कहा जाता है। तो आपका जवाब रहेगा 91। दूसरा आपका ये है कि रिटेन को रिटेन में ही प्रूफ किया जाए, लिखित को लिखित द्वारा साबित किया जाए। ये किस धारा का सिद्धांत है। तो 91 का भी है और 92 का। 91 ये बताती है कि अगर कोई संविदा की कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है, यानी कि संविदा की शर्तें हैं, या संपत्ति के ग्रांट या अनुदान की शर्तें हैं आपका, या संपत्ति अंतरण की शर्तें हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट में वह लिख दी गई हैं और उन कंडीशन या शर्तों को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो ऐसी दशा में आप ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते, वह दस्तावेज ही पेश करना होगा। अब यहाँ पूछा गया है कि मूल कॉपी की फोटोस्टेट कॉपी, यानी कि दस्तावेज का प्राइमरी एविडेंस की सेकेंडरी की दोनों, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य की द्वितीयक साक्ष्य की दोनों, तो दोनों पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन है तो जनरल रूल ये है कि उस दस्तावेज को ही क्या करिए, पेश करिए। इस पर आपका जो 91 में और बातें दी गई, हमें एक बात आपका प्रमाण पत्र और इत्यादि पर देखना है, और बातों से अभी मतलब नहीं है। वह बात ये देखनी है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट था, यानी कि अगर कोई लोक सेवक हैं, अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के रूप में कार्य किया है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के रूप में कार्य किया है, और ये विवाद उत्पन्न हो गया है कि क्या इसकी नियुक्ति की गई थी कि नहीं, तो वहाँ प्रावधान ये है कि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है अब वह पेश करना आवश्यक नहीं है। बस केवल वह दिखा दे कि जब हम इस पद पर कार्य कर रहे हैं तो हम अपॉइंट हुए होंगे तभी तो कर रहे हैं। अब सरकार को साबित करना है कि ये बिना ज्वाइनिंग लेटर के ही क्या कर रहा है कार्य। कई लोग फर्जियों जीत जाते हैं, यानी कि फर्जी नौकरी पा जाते हैं
और सरकार हार भी जाती है। यानी कि ज्वाइनिंग लेटर पेश करना आवश्यक नहीं है, बस ये दिखा देना है कि हम क्या किए हैं, इस रूप में कार्य किए हैं, तो हमारी नियुक्ति हुई होगी तभी तो कार्य किए हैं। भाई कैसे सर हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। अगला ये देखा जाए, इसमें आपका केस एक याद रखना है, अचल भूषण बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। अचल भूषण का केस आ सकता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का केस है। इस केस में अचल भूषण के केस में ये बता दिया गया कि जो ये प्रमाण पत्र पुलिस को दिया जाता है, ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये नियुक्ति पत्र नहीं। आ सकता है ये क्वेश्चन अचल भूषण का, कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है पुलिस को सेक्शन 8 के तहत, वह ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग का बेस जरूर है, आधार जरूर है। यानी कि भाई आधार जरूर है, क्योंकि प्रमाण पत्र सामान्यतः तभी दिया जाएगा जब वो पहले पुलिस में क्या हुआ रहेगा, भर्ती। भाई प्रमाण पत्र सामान्यतः कब दिया जाएगा, फर्जी तो दिया नहीं जाएगा। यानी कि आधार तो है कि ये नियुक्त हुआ था, लेकिन ये प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता। जब आप यूपी जे के लिए रेवेन्यू पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका खसरा और खतौनी पढ़ना पड़ेगा। सेम खसरा से जोड़ा जाएगा कि खसरा कब्जे को बताता है, स्वामित्व को नहीं, लेकिन खसरा आपका स्वामित्व का आधार बन सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति पोजीशन किसी प्रॉपर्टी पर रखता है और कोई ओनर नहीं आता, तो एविडेंस की धारा याद रखनी है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पोजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। आपका प्री में पिछली बार जे और एपीओ दोनों में ये क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। कौन सी धारा एविडेंस की, 110 110। अगला देखा जाए अप्रमाण पत्र की वापसी। अब देखा जाए भाई, अगर कोई व्यक्ति जिसे प्रमाण पत्र सेक्शन 8 के तहत दिया गया है, सेक्शन 8 ये बताता है कि अगर वह पुलिस अधिकारी न रहे तो तत्काल प्रमाण पत्र वरिष्ठ अधिकारियों को वापस कर देगा। और इसी के साथ आपका इस सेक्शन 28 जोड़ देना है कि अगर वह प्रमाण पत्र वापस नहीं करता, उपेक्षा बरतता है, जानबूझकर देर करता है वापस करने में, तो उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल सकता है। और जब वह दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय कन्विक्शन के बाद उसे दंडित कर सकता है। और सजा अभी पहले ही बताई गई, कितनी सजा उसे मिल सकती है, तो आपका 6 माह का कारावास या 200 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। तो इस प्रकार आपका जो सर्टिफिकेट दिए जाने की बात थी समाप्त हुई। नागरिक उड्डयन अलग से पढ़ाया जाएगा, अभी पढ़ाया नहीं गया भाई, जो एयरपोर्ट के आसपास पुलिस वाले हैं। अब आ जाइए सेक्शन 9। सेक्शन 9 आपका पहला क्वेश्चन ये याद रखिए कि सेक्शन 9 में जो क्वेश्चन बनता है, और इसमें एक केस भी आ चुका है आपका सत्यपाल कालरा का, ये आ चुका है केस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट्स में है। पहले सेक्शन 9 का आपका देखिए, जहां तक सेक्शन 9 की बात है, यानी कि पुलिस अधिकारी कैसे अपना पद त्याग कर सकेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या सेक्शन जो 9 है वह त्याग पत्र पर रोक लगाता है कि त्याग पत्र का नियम बताता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो आपका जवाब रहेगा कि सेक्शन 9 रिजाइन देने का सामान्यतः नियम नहीं बताता, बल्कि आपका क्या बताता है कि यह रोक लगाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस अधिकारी चाहें तो किसी व्यक्ति को पुलिस बल में जबरदस्ती, यानी कि आपका कह सकते हैं इच्छा के उसके विरुद्ध भी पुलिस बल में बनाए रख सकते हैं, ये नियम है। यानी कि आपका एक बार जब आप पुलिस बल में भर्ती हो गए तो स्वेच्छा से अपना पद नहीं त्याग सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अनिवार्य या जबरदस्ती कहिए या दबाव देकर या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे काम कराया जा सकता है और आपको कहा जा सकता है कि आपका रिजाइन, आप मने रिजेक्ट किया जाता है। आप भले इस्तीफा दिए हो लेकिन आपका इस्तीफा हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन याद रखिए कि जो सेक्शन 9 है ये रिजाइन का आपका कह सकते हैं कि रूल नहीं बताता, बल्कि रिजाइन करने पर क्या लगाता है, रोक। पहला याद रखिएगा। दूसरा ये है कि यदि सेक्शन 9 का वायलेशन करके रिजाइन कोई पुलिस अधिकारी दे देता है तो इसका क्या परिणाम होगा। तो ऐसा पुलिस अधिकारी दंड का भागी होगा। इसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल सकता है और ऐसा पुलिस अधिकारी सेक्शन 29 पुलिस एक्ट के तहत दंड का भागी होगा। तो फिर एक नया कंसेप्ट बनाइए कि जो 28 हमने बताया किसकी पूरक धारा थी, 8 की, तो 29 किसकी पूरक धारा है, आपका 9 की। और की भी है लेकिन पहले तो 9 जानिए। सेक्शन 9 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है, तो 29। तो 29 में यानी कि अगर सेक्शन, फिर एक बार देखिए, 9 का वायलेशन करके अगर कोई पुलिस अधिकारी कह सकते हैं कि किसी मने कोई पुलिस अधिकारी अपना इस्तीफा देता है तो ऐसी दशा में आपका वह दंड का भागी होगा। ये विभागीय दंड नहीं है, कौन सा दंड है, आपका जुडिशियल दंड। यानी कि न्यायालय में इसके खिलाफ क्या चलेगा, मुकदमा, और ये दंड कौन देगा, कोर्ट। तो दंड की मात्रा जरूर याद रखिए। 29 में जो दंड की मात्रा है वह है आपका 3 मास के वेतन से अनधिक शास्ति माने जुर्माना, या 3 माह से अनधिक के लिए कठोर श्रम सहित या रहित, यानी कि किसी भी भांत का कारावास। तो 3 3 याद रखिए। फिर हम बता दें कि सेक्शन 9 का वाई और भी सेक्शन की पूरक धारा है ये, लेकिन अभी हमें केवल कहाँ या मने रखना है, सीमित सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है, अगर पूछा जाए तो 29। सेक्शन 9 के तहत दिए गए नियम का वायलेशन करके अगर कोई पुलिस अधिकारी इस्तीफा देता है, त्यागपत्र देता है, अपना पद त्याग देता है, रिजाइन देता है, तो वह सेक्शन 29 के तहत न्यायिक दंड का भागी होगा। दंड की मात्रा यहाँ भी पूछी जाती है। 3 मास के वेतन के बराबर अधिकतम जुर्माना, यानी कि सेंशन या शास्ति या अनुशास्त कहिए, सेंशन कहा जाता है, या 3 मास तक का कारावास किसी भी भांत का, किसी भी भांत मतलब कि या तो सादा या सश्रम या कठोर। सादा में आपका आईपीसी में बताया जाएगा काम जेल में नहीं कराया जाता, और सश्रम या कठोर कारावास रहेगा तो जेल में आपका वर्क भी कराया जाएगा। तो ये याद रखिए। तो सेक्शन आखिर 9 है क्या। हाँ, सेक्शन 9 को जब भी आप पढ़िए तो एक दो जगह जोड़ कर पहले पढ़ना है, पहले जोड़ लिया जाए, उसको जोड़ लीजिए भाई। एक आप आईपीसी से जोड़िएगा और एक आप जोड़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी से इसलिए जोड़ना है कि सेक्शन 9 चूंकि रिजाइन का नियम नहीं बताती,
बल्कि आपका रिजाइन पर रोक लगाती हैं, तो मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ, वैसे नियम भी बताएंगे कैसे रिजाइन देंगे। तो ऐसी दशा में अब सब पहली समस्या ये आई कि क्या किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती या अनिवार्य या कंपलसरी रूप से क्या वर्क कराया जा सकता है कि नहीं, तो सामान्यतः नहीं, क्योंकि ये शोषण होगा और आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा और स्पष्ट रूप से आपका शोषण को कौन सी धारा प्रतिबंधित करती, कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है, 23, और बालकों के शोषण से कौन प्रतिबंधित करता है, 24। लेकिन अगर आप थोड़ा बेयर एक्ट में संविधान में एक बार देखिएगा, आपका 23 में एक एक्सेप्शन है, और वह अपवाद ये है कि अगर राज्य चाहें, यानी कि आर्टिकल 12 वाला स्टेट चाहें, तो अनिवार्य आपका सेवा करा सकता है, जबरदस्ती सेवा करा सकता है, अर्थात आपको रिजाइन देने से, भागने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया स्पष्ट रूप से, 23। दूसरी बात, आईपीसी में आपका सेक्शन 374 पढ़ना है, आपका विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, यानी कि अगर आप किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई वर्क कराते हैं, तो ये ऑफेंस हैं, अपराध हैं। और आईपीसी की धारा जोड़ लीजिए, नोट्स में नहीं भाई, इसको जोड़ लीजिए। आईपीसी की धारा किस में अपराध हैं, तो 374 में अपराध हैं। एक बार देखिए तो सही है ना। आपका विधि विरुद्ध यानी कंपलसरी आपका सर्विस नहीं करा सकते। अब आइए बैक होइए सेक्शन 9 पर। देखिए, भले आम आदमी जबरदस्ती किसी से काम न करा सके, लेकिन सरकार या राज्य सक्षम है कि वह जबरदस्ती काम भी करा सकता है और जबरदस्ती सेवा में बनाए रख सकता है आपको, कि आप रिजाइन नहीं देंगे। तो आपका, अब आइए सेक्शन आखिर 9 कहता क्या है। सेक्शन 9 आपका रिजाइन पर भले रोक लगाए, हेडिंग पहले देखा जाए सेक्शन 9 का। देखिए क्या कहा गया है भाई, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। यानी कि हेडिंग ये कह रही है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी बिना लीव के, बिना इजाजत के पद त्याग नहीं करेगा, तो किसकी इजाजत से पद त्यागा जा सकता है, ये आगे बताया जाएगा। दूसरा ये है कि आपका समय पूछा जाता है कि 2 मास की सूचना के, यानी कि कितने दिन पूर्व रिजाइन अगर देना चाहता है, तो कितने दिन पूर्व वह वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी नोटिस दे दे। तो 2 मंथ अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये कितने माह पहले सूचना देनी होगी, 2 माह। यानी कि पद त्याग नहीं कर सकेंगे। आपका पहला पॉइंट हम उठाते हैं, नहीं कर सकेंगे, यानी कि यह धारा त्याग पत्र पर रोक लगाती है, लेकिन 2 ऐसे प्रावधान भी बताती हैं जिससे आप त्याग पत्र दे सकते हैं। तो त्याग पत्र कैसे दिया जा सकता है, तो इजाज़त लेकर। और दूसरा क्या नियम है, कितने माह की सूचना। तो त्याग पत्र के अगर पूछ ले कि कितने नियम है, तो 2 मारिएगा। पहला क्या है, परमिशन लेकर। दूसरा कितने दिन पूर्व सूचना, 2 माह। भाई रटी, अब सेक्शन से क्वेश्चन गलत ना हो, एक एक छोटी छोटी बात बता, सेक्शन से गलतियां कंपटीशन में बाहर कर देंगे। इधर 47 सेक्शन में 6 सेक्शन रिपील हैं, आपका 40 ही लगभग पढ़ना है, 42। तो कम से कम ऐसा करिए कि 40 सेक्शन जो हैं वह रटिए। अंदर की बातें हम मॉडल बता ही रहे हैं लगातार, एक एक मॉडल। तो देखिए आपका क्या कहा गया है,
जब तक जिला अधीक्षक यानी कि एसपी या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्तितः अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए, प्रत्याहृत मने रिवोक, रिवोक मतलब कि वापस लेना, यानी कि प्रतिसंहृत कहा जाता है। संविधान नियम में आप पढ़े हैं कि प्रपोजल को प्रतिसंहृत करिए, एक्सेप्टेंस को रिवोक करिए। तो प्रतिसंहृत मतलब क्या हुआ, वापस। तो पहला नियम समझिए भाई, पहला नियम आपका क्या मिला, यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपका इस्तीफा देना चाहता है तो ऐसी दशा में क्या नियम है। तो पहला नियम ये है कि परमिशन दे दी जाए, इजाज़त दे दी जाए। अब किसके द्वारा इजाज़त दी जाएगी, यहाँ 2 माह का नियम लागू नहीं होगा। फिर हम बता दें, जो ये पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, यहाँ 2 मास पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता है, तो कोई पुलिस अधिकारी रिजाइन पत्र लिखा, उस पर साइन किया और एसपी या उसके ऊपर यानी कि पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी के यहाँ ले गया और कहा कि हम अपना पद त्याग करना चाहते हैं, तो आपका ऐसे ही त्याग नहीं कर देंगे। कब त्याग पत्र मंजूर हो जाएगा, जब ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपका विवक्षित नहीं, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब मौखिक, लिखित रूप में, लिखित रूप में त्याग पत्र देने की क्या कर दे, इजाज़त दे दे। यानी कि ये इजाज़त दे दे कि आप अपने पद को रिवोक कर लीजिए। लेकिन फिर याद रखिए, जो ये लीव दी जा रही हैं वह अभिव्यक्त हो सकती हैं कि विवक्षित की दोनों, विवक्षित नहीं, इम्प्लाइड नहीं, आचरण द्वारा नहीं, बल्कि ये स्पष्टता होना चाहिए, यानी कि लिखित। यानी कि पहला तरीका ये मिला कि आपका रिजाइन का, कि जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी रिजाइन देना चाहता है वह परमिशन ले ले। किससे परमिशन ले ले, या तो एसपी से या उसके वरिष्ठ अधिकारियों। ये जो परमिशन दी जाएगी, अब ये है कि यह एक्सप्रेस होगी कि इम्प्लाइड की दोनों। तो इम्प्लाइड न मारिएगा, केवल कैसे होगी, आपका अभिव्यक्त होगी, यानी कि लिखित में होगी, मौखिक यहाँ काम नहीं चलेगा। तो पहला आपको नियम बताया गया। दूसरा नियम ये है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्याग पत्र देने के इंटेंशन या आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून, अन्यून मतलब कि इससे कम नहीं, नए नए लोगों को तो लिख लीजिए। अन्यून का मतलब ये हुआ, सरकार हटाना चाहे तो सेक्शन 2 में सेवा शर्तें बनाकर हटा दे और क्या। अभी आपका बताया तो गया सेक्शन 7, अगर विभागीय कार्यवाही करनी है तो वरिष्ठ अधिकारी हटा सकते हैं। लेकिन आपका उसमें पर 2 आपका प्रावधान है। पहला ये है कि अनुच्छेद 311 का क्या करिए, पालन। और दूसरा ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उन रूलों के अधीन रहते हुए किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त तक किया जा सकता। सेक्शन 7 में बताया गया था भाई, वो विभागीय दंड स्वरूप। यहाँ आपका इस्तीफा दे रहा है, स्वेच्छा से दे रहा है, वो अलग बात है। तो भाई स्वेच्छा से भी देंगे तो ये नहीं है कि आपको हटा दिया गया। आपका या तो इजाजत दे दें वरिष्ठ अधिकारी, अगला देखिए, या तो दूसरा तरीका ये है
कि वरिष्ठ अधिकारियों को रिजाइन देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून अन्यून न आए तो लिख लीजिए इससे लेस नहीं, माने इससे कम नहीं, यानी कि कम से कम कितने दिन पहले, 2 माह। 2 माह से अन्यून अवधि के लिए न दे दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाजत के त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा। यानी कि अगर वह 2 माह के पूर्व सूचना भी देता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, तो ये नहीं कि उसका त्याग पत्र मंजूर हो गया। सूचना के बावजूद भी जब तक कि एसपी साहब या जिला पुलिस अधीक्षक उसको इजाज़त न दे दें, तब तक वह त्याग पत्र नहीं दे सकता, यानी कि तब तक उसका पद वैकेंट नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर फिर एक बार याद रखिए, लास्ट में 2 तरीके त्याग पत्र के बताए गए हैं। भले ये सेक्शन रोक लगाता हो, लेकिन 2 नियम भी बताता है लास्ट में कि पहला, वरिष्ठ अधिकारी एक्सप्रेस रूप से क्या दे दें, इजाजत, भाई रटे रहिए। दूसरा, कितने माह पूर्व सूचना दीजिए वरिष्ठ अधिकारियों को, 2 माह, तो केवल सूचना से नहीं होगा, और उस सूचना पर कौन इजाजत दे दे, पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी। ये 2 नियम हैं। तो सामान्यतः ये सेक्शन 9 नियम नहीं बताता, वो तो अपवादिक दशा है। सामान्यतः ये क्या करता है, त्याग पत्र पर रोक लगाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन, भाई गलत ना हो। अब केस भी पूछा गया है, और केस आपको याद रखना है, सत्यपाल कालरा बनाम डीआईजी पुलिस उत्तर प्रदेश, AIR 1964, आपका सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्या निर्णय दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार आपका सेवकों की सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकती है, और अगर ऐसे रूल बनाया जाए जिसमें कि रिजाइन देने पर प्रतिबंध लगाया गया हो, निर्बंधन लगाया गया हो, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो, तो वह प्रतिबंध वैध होगा कि अवैध होगा, वैध होगा। और धारा 9 क्या लगाती है त्याग पत्र पर, रिस्ट्रिक्शन, तो धारा 9 क्या है, वैध। तो अगर क्वेश्चन आपका मॉडल 2-3 देखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, केस पूछा जा चुका है सत्यपाल कालरा का। अब यहाँ इस केस में 1-2 मॉडल बन सकता है। पहला मॉडल बन सकता है कि किस केस में सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, यानी कि संवैधानिक माना गया, वैलिड माना गया, तो आपका जवाब रहेगा सत्यपाल कालरा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि सेक्शन 9 के तहत आपका नियम न देकर आपका प्रतिबंध लगाया गया है त्याग पत्र पर, और ऐसा प्रतिबंध राज्य सरकार लगा सकती है और ये वैलिड होगा, तो फिर वही केस मारेंगे सत्यपाल कालरा। अभी आइए, जो राज्यपाल हैं और राष्ट्रपति हैं, ये लोक सेवकों की सर्विस एंड कंडीशन के लिए रूल बनाते हैं। तो किस सेक्शन के तहत रूल बनाते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 309। अगर रूल बनाकर और त्याग पत्र पर क्या लगाई गई हो, प्रतिबंध, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये प्रतिबंध क्या माना जाएगा, सही। लेकिन आपका वो आगे है कि और चुनौती दे सकते हैं कि हजूर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे प्रतिबंध रीजनेबल नहीं है, मूल अधिकार का हनन करते हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन करते हैं। और फिर संविधान में एक केस आपको जानना पड़ेगा, नरगिस मिर्जा का केस, आपको आर्टिकल 14 से याद रखिएगा। अगर रूल बनाया है स्टेट ने और वह रूल आपका मनमाना है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करता है, या आर्टिकल 14 का क्या करता है, वायलेशन, तो सुप्रीम कोर्ट उस रूल को मानने से क्या कर देगा। तो केस याद रखिएगा, कौन सा केस इस पर है, नरगिस मिर्जा, एयरपोर्ट वाला है। अब उतना संभव नहीं है डिटेल में भाई बताना।
आइए अब सेक्शन आपका 9 से कोरिलेट एक बार फिर लास्ट में किया जाए, तब 10 चला जाए। जहाँ तक सेक्शन 9 की बात है, सेक्शन 9 का वायलेशन करना दंडनीय होगा। ये न्यायिक कार्यवाही आपके खिलाफ होगी और सेक्शन 29 के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। यानी कि बिना इजाज़त के या बिना 2 मास के पूर्व सूचना दिए त्यागपत्र देकर भाग लिए तो दंड का क्या होंगे? भागी। कौन सी धारा में? 29। दंड की मात्रा भी रटना है आपका। 3 मास के वेतन के बराबर शास्ति या जुर्माना या 3 मास तक का किसी भी भांत का कारावास या दोनों। तो सेक्शन 28 में कितना दंड था? फिर एक बार बैक होइए। आपका 6 माह का कारावास या 200 रुपया जुर्माना या दोनों। सेक्शन 8 किसके उल्लंघन पर लागू होती थी? नहीं, सेक्शन 28 किसके वायलेशन पर लागू होती थी? सेक्शन 8 के। और 9 के वायलेशन पर 29। अगला ये धारा 10 देखा जाए। पुलिस अधिकारी अन्य आपका नियोजन में नहीं लगेंगे। यानी कि पुलिस बल में जब भर्ती हुए हो तो पुलिस के कर्तव्यों का पालन करो, पुलिस की शक्तियों का प्रयोग करो, अन्य आपका सर्विस न करो, अन्य सेवा न करो। अब ये नहीं कि आपका बस चलवाए, ट्रक चलवाए, व्यापार करने लगे, गांजा बेचवाने लगे तो आपका ट्रक ही चलवाने लगे। यानी कि पुलिस बल में भर्ती हुए हो तो कौन सा काम करो? पुलिस का। अन्य आपका नियोजन में यानी कि न लगो, ये कौन सा धारा स्पष्ट रोकती है? सेक्शन 10। अब आपका यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है। और पहला क्वेश्चन ये है कि किसकी इजाज़त से कोई पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में भी लग सकता है? यानी कि पुलिस के कर्तव्यों के अलावा कोई अन्य व्यापार या वाणिज्य भी कर सकता है। तो कौन इजाज़त दे दे? तो इसमें आपका रहेगा राज्य सरकार, आपका कह सकते हैं दूसरा रहेगा एसपी, तीसरा रहेगा पुलिस महानिदेशक, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में कौन इजाज़त दे दे? तो आपका पुलिस महानिदेशक। यानी कि फिर एक बार समझिए पूरा वाक्य। 2 प्राधिकारी सक्षम हैं जो किसी पुलिस वाले को ये परमिशन दे दें कि तुम पुलिस के कर्तव्यों के अलावा अन्य व्यापार वाणिज्य ये कर सकते हो। ये कौन 2 प्राधिकारी हैं? एक आईजी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक और दूसरा डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो भाई कौन सा प्राधिकारी है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक ही लाइन की धारा है कि कोई पुलिस अधिकारी जब तक कि डीजीपी या आईजी परमिशन न दे दें तब तक अपने कर्तव्यों के अलावा भिन्न नियोजन में लगेगा कि नहीं? नहीं। देखिए उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट यहाँ था भाई, चूंकि ये पुराना कानून है। उत्तराखंड में ये था कि राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ आपका राज्य सरकार से नहीं लेनी है, किससे लेनी है? आपका आईजी या डीजीपी। अब धारा 10 की जो पूरक धारा है, सप्लीमेंट्री सेक्शन है, वह भी 29 है। तो धारा 9 की भी पूरक धारा कौन रही? 29। धारा 10 की भी पूरक धारा कौन है? आपका 29। तो अगर आईजी या डीजीपी की परमिशन के बगैर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन में लगता है तो वह न्यायिक दंड का भागी होगा। यानी कि उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है और यदि न्यायालय पाता है कि ये भिन्न कार्य किया है पुलिस के कर्तव्य के अलावा और बिना 2 अधिकारियों के परमिशन से, तो ऐसा व्यक्ति दंड का पनिशमेंट का भागी होगा। तो 29 में फिर दंड याद रखिए, वही दंड मिलेगा कितना? 3 मास के वेतन के बराबर शास्ति
या आपका 3 मास तक का किसी भी भांति का कारावास या दोनों। तो इस प्रकार सेक्शन 10 भी समाप्त हो गया। 10 भी पूछा जाता है प्री में कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। ये तो सेक्शन पूछा जाता है, तो कौन सा सेक्शन 10। और उसके बाद किसकी इजाज़त से लग सकेंगे दूसरा, और बिना इजाज़त के लग जाते हैं तो प्रभाव या इफेक्ट क्या होगा, तो किस धारा में दंडित होंगे, 29। भाई रटिए, वो घर पे नहीं छोड़ा जा सकता कि आप पढ़िए। प्रयास ये करिए कि यहीं तैयार हो जाए, घर पर एक बार जाके केवल क्या करना पड़े, रिवीजन। क्योंकि सेक्शन तो भाई रटवाना ही पड़ेगा, और लास्ट में परीक्षा के समय 2 दिन स्पीडी ट्रायल करा दिया जाएगा, और सभी सेक्शनों को पुनः एक बार स्मृति क्या होगी, यानी कि उसमें आपका इतना स्लो नहीं चलता है, 2 दिन में 50 सेक्शन कवर हो जाएंगे। तो आपका इतिहास गवाह रहा है कि 5 दिन में सीआरपीसी पढ़ा दिया गया था पिछली बार जे में, क्योंकि बहुत कम समय आयोग ने दिया और 90% क्वेश्चन आ भी गया था। तो आपका फिर एक बार याद रखें, अभी तो समय है, एक छोटी छोटी बातें पकड़ कर चलिए ताकि गहराई से भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। क्योंकि भले आपको दिख रहा है कि सीटें कम हैं, लेकिन पूरे देश के, यानी कि जितने आपका बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, आपका जितने कोचिंग वाले हैं या संस्थान हैं, सभी जगह एपीओ का आप देखिए सोशल मीडिया पर, तो क्रैश कोर्स लोग शुरू कर चुके हैं। यानी कि पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि उनमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसा जानिए जो अन्य लोग नहीं जानते। अगर आप 3-4 क्वेश्चन ऊपर कर ले गए तो वही मेरिट बनाते हैं, और क्या भाई, 1 नंबर 2 नंबर से कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे। तो हमारा इस बार जो समय मिला है उसमें यही प्रयास रहेगा कि जो 2-4 ऐसा क्वेश्चन बताया जाए और मॉडल बताया जाए जो अन्य लोग न बता पाएँ, और वहीं 2-4 मॉडल आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। नहीं तो पढ़ने के लिए तो सब सेक्शन याद किए हैं। अगला देखिए सेक्शन 11। सेक्शन 11 निश्चित है, तो फिर क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी धाराएं पुलिस एक्ट की निश्चित हैं। तो बताया भी गया था 6 धाराएं हैं, 6, 11, 38, 39, 40, 41। तब सेक्शन 12 आ जाइए। सेक्शन 12 मैं पढ़ा चुका हूँ। सेक्शन 12 आपका कोरिलेट करके पढ़ना है। देखिए, जब भी सेक्शन 12 पढ़िए तो सेक्शन 5 से उठाइएगा कि जो डीजीपी हैं, 4 है 5 है, देखिए तो 5 है भाई, पावर 5 में दिया गया है। सेक्शन 5 को कोरिलेट कर लीजिएगा, हम भूमिका बांध दे रहे हैं, कल बताया गया था, उतना नहीं बताना है, पिछले टर्न पर बताया गया कि सेक्शन 5 से कोरिलेट करके ही 12 पढ़िएगा। अब सेक्शन 5 ये कहता है कि डीजीपी और आईजी का पावर क्या होगा। तो भाई राज्य सरकार जो पावर दे, और जो जिलों में इनका पावर होगा वह मजिस्ट्रेटों के बराबर होगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक का साधारण जिलों में पुलिस बल पर कैसा नियंत्रण रहता है, दे देगा साधारण, विशेष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका साधारण मारना है, यानी कि जनरल कंट्रोल। दूसरा ऑप्शन ये दे सकता है कि इनका नियंत्रण किसके समान होता है, यानी कि आईजी और डीजीपी का जो कंट्रोल होता है पुलिस जिले में पुलिस बल पर, वह किसके संविस्तीर्ण होता है, किसके पैरल होता है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मारना है जिला मजिस्ट्रेट के समान, यानी कि डीएम के समान, एसपी ना मार दीजिएगा, किसके समान। और डीएम का जो कंट्रोल होता है, सेक्शन 4 का पैराग्राफ सेकंड बताता है कि जिले में डीएम का
पुलिस बल पर नियंत्रण और निर्देशन कैसा होता है? आपका जनरल की स्पेसिफिक, तो क्या मार्क कराएंगे? बताया गया था ना। साधारण। विशेष नियंत्रण किसका होता है? एसपी का। तो सेक्शन 4 भी ऐड करना है, 5 भी। अब डीजीपी और आईजी रूल बना सकते हैं, और बताया गया था नियम के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि ये जो नियम बनेगा किसकी पूर्व सहमत से, पूर्व अनुमति से, आपका परमिशन से ही बनाएंगे ये लोग, स्टेट गवर्नमेंट। बस एक लाइन। अब आइए 12 के बाद आइए आपका 13। अब 3 धाराएं जो आपको मिलेंगी, सेक्शन 13, 14 और 15, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 13, 14 और 15 में अतिरिक्त पुलिस बल यानी कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की नियुक्ति की जाती है। यानी कि अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति, पहला क्वेश्चन, किन धाराओं में प्रावधान है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 13 में, धारा 14 में और धारा 15 में। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति का प्रावधान किन धाराओं में? तो 3 धाराएं रटिएगा। कौन कौन? 13, 14 और 15। अब धारा 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, ये पूरी तरह याद होनी चाहिए। अब आइए, अतिरिक्त पुलिस बल अगर कहीं नियुक्त किया जाता है तो उसका खर्चा वहाँ के निवासियों से वसूला जाएगा। अब कब कब नियुक्त होगा? तो सेक्शन 13 बताती हैं कि व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, यानी कि धारा 13 में जो व्यक्ति मांग करता है कि हमारे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जाए, यानी कि पहले से जितने पुलिस वाले हैं उससे अधिक पुलिस नियुक्त किया जाए, तो आपका खर्चा कौन देगा? आवेदनकर्ता, यानी कि जो व्यक्ति क्या किया है, डिमांड किया है। तो देखिए आपका इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, पहले बैरक देखा जाए। धारा 13 देखिए भाई, व्यक्तिगत खर्च पर यानी कि पर्सनल आप खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, देखिए क्या करके, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या किसी उप पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या सहायक महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए। तो आपका भले आप न निकाल पा रहे हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहीं से निकला। पहला क्वेश्चन ये निकला आपका कि किसी इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की शक्ति किसको प्राप्त है, कौन नियुक्त कर सकता है? तो बस एक लाइन देखिएगा, एसपी या उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी। फिर एक पहला यानी कि एसपी यानी कि जो पुलिस अधीक्षक है या उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे डीआईजी हो गए, आईजी हो गए, डीजीपी हो गए, या आपका असिस्टेंट आपके हो गए, असिस्टेंट मतलब सहायक डीजीपी या सहायक आईजी इत्यादि हो गए। यानी कि कुल मिलाकर पहला पॉइंट ये याद रखना है कि एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर के जितने पुलिस अधिकारी हैं, इन्हीं को पावर है कि वह किसी क्षेत्र में एक्स्ट्रा पुलिस बल की क्या कर सकें, नियुक्ति। अब दूसरा क्वेश्चन अच्छा यहाँ बनेगा, इस यही आपका कम लोग जानते हैं कि अतिरिक्त पुलिस बल की जो नियुक्ति की जाएगी किसके निर्देशन में होगी? अब देखिए आप स्पष्ट लिखा है किसके निर्देशन के अधीन रहते हुए, तो दे देगा राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, एसपी के, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादा लोग आपका एसपी मार कर आएंगे, लेकिन एसपी या पुलिस अधीक्षक नहीं मारना है। किसके निर्देशन के अधीन होगी?
डीएम के, उसको अंडरलाइन बैरेक्ट पर करिए। यही 2-4 क्वेश्चन है जो अंदर से अगर पूछा जाए तो जो ये पुछल्ला पत्रिकाएं पढ़ते हैं उनके बस की बात नहीं है। तो वहीं 2-4 क्वेश्चन निकालने हैं। फिर एक बार दोनों क्वेश्चन देखिए। अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला आप देखिएगा ऑप्शन में, कौन करता है तो एसपी या उसके ऊपर का अधिकारी। यहाँ ये पूछ सकता है कि कौन नहीं कर सकता, तो जो डीवाईएसपी हैं, एसपी के नीचे उप पुलिस अधीक्षक हैं, उसको पावर नहीं है। दूसरा, किसके साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए, तो डीएम के, जिला मजिस्ट्रेट के। अगला शब्द देखिए भैया, शब्द सा चलना है। यह विधि पूर्ण होगा माने वैध होगा कि वह उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए और ऐसे समय के लिए जो उचित समझा जाए पुलिस अधिकारियों की कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दे। ऐसा बल अनन्यतः जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा और उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। तो 3-4 नियम और यहाँ मिला। अगला नियम आपका ये यहाँ मिला कि क्या सेक्शन 13 के तहत एसपी या उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी किसी प्लेस या स्थान पर जो अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करते हैं वह स्वप्रेरणा से करते हैं कि किसी व्यक्ति के आवेदन पर, कि दोनों। तो क्या लिखा है, सुमोटो से कि एप्लीकेशन पर? सुमोटो से नहीं, फिर हम बता रहे हैं। यहाँ स्वप्रेरणा या अपनी इच्छा या सुमोटो से नहीं नियुक्त अतिरिक्त पुलिस बल किया जाता। यानी कि किस यानी कि जब तक कोई व्यक्ति एप्लीकेशन इसके लिए न दे दे कि किसी स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जाए, तब तक अतिरिक्त पुलिस बल उस प्लेस पर अपॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ भी अंदर से क्वेश्चन बन सकता है कि अतिरिक्त पुलिस बल जो व्यक्तिगत खर्चे पर नियुक्त किया जाता है सेक्शन 13 के तहत, वह कैसे नियुक्त किया जाता है? तो पुलिस अधिकारियों की स्वप्रेरणा पर, किसी व्यक्ति के आवेदन पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों न मार कर आइए। मैं फिर बता रहा हूँ, अंडरलाइन करते रहे क्वेश्चन का मॉडल। यानी कि किसी व्यक्ति के आवेदन पर। अब क्यों नियुक्त किया जाएगा? क्योंकि शांति के रक्षण के लिए, यानी कि आशंका है कि इस स्थान पर अशांति फैल जाएगी। तो नियुक्त करने का बेस क्या है, कारण क्या है? तो क्या बताएंगे, शांति की स्थापना। कितने समय के लिए नियुक्त होगा? जितना वरिष्ठ अधिकारी उचित समझे। और जब आपके एप्लीकेशन पर किसी इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की नियुक्ति कर दी गई, तो ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का जो चार्ज होगा, यानी कि उसका जो खर्चा होगा, वह किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा, कि जो एप्लीकेशन दिया है। तो क्या लिखा है इसमें, भार किस पर होगा? हाँ, एप्लीकेशन, यानी कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन दिया है वहीं उस पुलिस वालों का क्या उठाएगा, खर्चा। यानी कि पुलिस बल नियुक्त किसी प्लेस पर करवाइए और खुद ही क्या दीजिए, उसका खर्चा दीजिए। तो आप मांग करते हैं तब आपका पुलिस बल। अब ये है कि मान लीजिए कि ये भी समस्या पूछी जाती है जो पैराग्राफ सेकंड में है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस बल नियुक्त करने की मांग किया है एप्लीकेशन देकर, उस स्थान में शांति के रक्षण के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए एसपी या उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस बल की नियुक्ति कर दी है। अब ऐसा व्यक्ति ये चाहता है
कि ये तो पुलिस वाले वरिष्ठ अधिकारी यहाँ से बल को हटा नहीं रहे हैं, तो हम ही एप्लीकेशन देकर क्या कर दें, हटवा दें। तो जो क्वेश्चन आपका बनता है वह ये बनता है कि कितने मास पूर्व लिखित सूचना देकर ऐसे अतिरिक्त बल को उस स्थान से हटाने का अनुरोध किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कितने माह पूर्व सूचना देकर, 1 माह। तो अब सेक्शन 9 से थोड़ा जोड़ते रहिए। कितने माह पूर्व आप त्याग पत्र की सूचना देंगे, 2 माह। और इसमें अतिरिक्त पुलिस बल हटवाना है जो आपके एप्लीकेशन पर अपॉइंट हुआ था, तो कितने दिन पहले आप सूचना देंगे, 1 माह। अगर सूचना दिए जाने के 1 मास के बाद भी अगर उस स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल लगा हुआ है, तो अब आवेदनकर्ता उस अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा नहीं देगा, लेकिन 1 मास तक तो देना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन दिया है कि हटाया जाए, तो उसके 1 मंथ तक तो देना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर इसके बाद भी पुलिस बल नहीं हटता, तो खर्चे की जिम्मेदारी क्या ऐसे आवेदनकर्ता पर होगी कि नहीं। तो कब वह खर्चा से बच जाएगा, तो बल को वापस करने के आशय की लिखित सूचना देने के कितने माह बाद, 1 मास। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, वो तो सामान्य बातें बताई गई, परंतु उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आवेदन पर ऐसा प्रतिनियोजन किया गया है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिदेशक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, या सहायक महानिदेशक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक, यानी कि इसका मतलब जो लोग अपॉइंट किए हैं उन्हीं लोगों को ये लिखित में क्या दे, सूचना, कोई अंतर नहीं है। या जिला अधीक्षक यानी कि एसपी को 1 मास की लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करे कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी प्रत्याहृत किए जाएं, वापस किए जाएं, और ऐसा व्यक्ति ऐसे अतिरिक्त बल के भार से ऐसी सूचना के अवसान यानी कि समाप्ति पर अवमुक्त हो जाएगा। अवमुक्त मतलब क्या हुआ, आपका मुक्त हो जाएगा, क्या उसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन कितने माह बाद, सूचना दिए जाने के कितने माह बाद, 1 माह। सूचना किसको देगा कि पुलिस बल हटाया जाए, एसपी या उसके ऊपर के। तो इस प्रकार आपका सेक्शन 13 भी, फिर याद रखिए, व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित या नियुक्त पुलिस अधिकारी की बात करता है और उसको कैसे वापस लिया जा सकता है। खर्चे की बात धारा 13 से कोरिलेट करके पढ़ना है, और धारा 13 को भी कोरिलेट ये करना है कि व्यक्तिगत खर्चे पर पुलिस बल नियुक्त किया गया और बाद में खर्चा देने से क्या कर दिया। तो आप लोग बताइए, खर्चा देने से इनकार कर दिया, तो ऐसा खर्चा अब वसूला जाएगा कि नहीं, वसूला जाएगा। और वसूला जाएगा तो कैसे वसूला जाएगा, आपका धारा 16 देखिए, धारा 16 निकालिए तो एक लाइन। पहला क्वेश्चन आपका 16 से ये बना कि धारा 16 किसकी सप्लीमेंट्री धारा है किसकी पूरक धारा है। तो देखिए धारा 13 की, 14 की, 15 की, 15 एक, यानी कि किसकी पूरक धारा है, 4 की। यानी कि 13 में भी जो खर्चा है उसकी वसूली, 14 में जो खर्चा होगा उसकी वसूली, 15 में जो होगा उसकी वसूली, 15A में होगा उसकी वसूली। ये चारों धाराओं के तहत जो रकम वसूली जाएगी उसका मेथड कहाँ दिया गया है तो आपका 16 में, तो आगे बताया जाएगा, लेकिन एक लाइन जानना है आपका कैसे वसूल किया जाएगा। तो 2 तरीके हैं, पूछा जाता है। पहला तरीका ये है कि जिस प्रकार सीआरपीसी में जुर्माना वसूली का क्या दिया गया है, प्रक्रिया, तो सीआरपीसी हम 4-5 धाराएं जब 16 डिटेल में चलेगी तब बताएंगे।
और दूसरा न्यायालय में सूट फाइल करके, तो बताइए धारा 13 के तहत जो खर्चा है आवेदनकर्ता अदा नहीं करता पुलिस का खर्चा, तो ये खर्चा वसूल कैसे किया जाएगा, तो दे देगा डीएम के माध्यम से। जैसे आपका जुर्माना वसूला जाता है डीएम द्वारा वसूला जाएगा। दूसरा दे देगा सिविल न्यायालय में सूट फाइल करके वसूला जाएगा। तीसरा उपर्युक्त दोनों और माने दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, दोनों, यानी कि दोनों तरीके हैं। या तो सिविल न्यायालय में जाने पर बहुत तामझाम होगा, अतः ऐसी दशा में अच्छा यही होगा कि जिस प्रकार फाइन वसूला जाता है उसी प्रक्रिया का क्या करिए, जैसे सरकारें भी कर रही हैं कि अगर कोई अवैध कब्जा किया है तो कोर्ट में मुकदमा किया जाए, कोर्ट से आदेश लाया जाए और गिरा दिया जाए मकान। लेकिन ये प्रक्रिया न अपनाकर नोटिस थमाइए कि अपना मकान गिरा लो, और कोर्ट में जाने से पहले ही मकान क्या करिए, गिरा दीजिए। अब कोर्ट में जाते जाते कुछ मकान तो क्या होगा, अब भले लाख कहिए कि हमारा मकान वैध है ये है, तो 90% मकान अवैध है। मैं बता दूं प्रयागराज शहर में भी 10% मकानों का ही नक्शा पास है, और 90% अगर नक्शा पास भी हैं तो नक्शा के विपरीत बना है। आप जाकर सर्च करिएगा, चाहे अपना घर या किसी का घर, और वहीं सरकार शांत बैठी रहती है। जैसे विपक्षी या बवाल हुआ या कोई कांड हुआ तो तुरंत क्या करता है, दूसरे दिन आपका बुलडोजर बाबा बुलडोजर के साथ पहुंच जाते हैं, पहुंचते नहीं भाई, पहुंचा देते हैं। तो रेस्ट ले लीजिए, तब भाई एविडेंस चलेगा। इंग्लिश की क्लास आज भी नहीं चलेगी भाई, तो आपका 9:45 उस बजे तक ला ही चलेगा, इसीलिए आपका थोड़ा लेट